हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समझ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो है पॉलिटी का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर मैंने कंप्लीट यहाँ पे नोट्स तैयार किया है, तो मैंने सोचा आप सभी को वो नोट्स दे दूं। ठीक है, उस नोट्स से अच्छे तरीके से मैं डिस्प्लेन कर दूँगा आप लोग मिनटों में। जो है राष्ट्रपति का पॉलिटी का पूरा टॉपिक जो है राष्ट्रपति का, ये अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक राष्ट्रपति। स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाया है वो पॉइंट वाइज बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, टोटल अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को। चलिए, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद होती है वो शामिल होती है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह भारत का पहला नागरिक होता है और यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की पहचान होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। इसके चुनाव में काफ़ी लोग इधर उधर भ्रामक तरीक़ों से फैल जाते हैं और अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं बहुत ही अच्छे वे में आप सभी को समझा दूंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया लागू होती है। ठीक है, कौन कौन का चुनाव करता है, ये सभी पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। चलिए देखो कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, उस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अथवा हम ऐसे कह सकते हैं कि जनता ने जिन्हें चुन कर के संसद में भेजा है या विधानसभा में भेजा है, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे देखिए, इसके लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करते हैं, जिनमें कौन कौन से शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में? निर्वाचक मंडल में पहला है हमारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो शामिल होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो शामिल होते हैं। और तीसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि हर राज्यों की अलग अलग विधानसभाएँ हैं, तो उन प्रत्येक विधानसभा के सभी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी विधानसभाएं भी शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और सभी राज्यों के विधान परिषद के सभी सदस्य उपराष्ट्र सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कौन कौन नहीं करता है। तो वो नहीं करते हैं जो कि संसद में दोनों सदनों में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, वो जो है वोट नहीं करते हैं। और राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य ये नहीं करते हैं। और सभी राज्यों के जो विधान परिषद हैं, जिन जिन राज्यों में है, उनके सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। जब किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है, तीसरा पहलू है कि जब किसी भी राज्य की विधानसभा भंग होती है, उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के मतदान के लिए अयोग्य हो जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी राज्य की विधानसभा जो है भंग हो चुकी है, तो उस राज्य की विधानसभा के जो है सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा गोपनीय मतदान से किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल हस्तांतरित मत के द्वारा गोपनीय मतदान से किया जाता है। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार से किया जाता है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो चुनाव में वोट परसेंटेज होता है उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें विधायक के वोट की वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला उस पर पुट करना है और आपका विधायक की वैल्यू, जो भी वोट की वैल्यू हो जाएगी, वो निकल आएगी। राज्यों की कुल जनसंख्या बटे कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और गुणे 1/1000 कर दीजिए, फटाफट से आ जाएगी। ठीक है, अगर निकालने को कभी पूछ देता है
तो आप ये कर सकते हो। अगर संसद के जो सांसद जो होता है उसके वोट की वैल्यू निकालनी हो तो आप ये कर सकते हो कि सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू बटे लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनावों के संदर्भ में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी जांच और उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें ये हो जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है या उसका कोई जांच का विषय बन रहा है, तो वहाँ पर जो है ये सभी कार्य सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होगा वही सभी को सर्वोपरि होगा, सभी को मान्य होगा। ठीक है, इसके निर्णय को चुनौती कोई भी नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई चुनौती इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा था, इस आधार पर कोई भी चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। अतः क्या इसे कह सकते हैं कि जैसे किसी भी विधानसभा कोई भंग हो चुकी है तो उस आधार पर नहीं की जा सकती कि वहाँ की विधानसभा भंग थी, इसीलिए इसका चुनाव अब भी करा दिया गया, तो भी ये नहीं होना चाहिए था, ये वो कर करके। तो इस टॉपिक मुद्दों पर आदि पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय रद्द करार दे दिया तो रद्द करार देने की तारीख से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य मान्य होते हैं और वे रद्द नहीं होते। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव को रद्द करवा दिया तो जब से चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है तब से जितना भी कार्य कर चुका है वो कार्य रद्द नहीं होते हैं, उसके आगे के कार्य होते हैं वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एक राष्ट्रपति को चुनाव के लिए क्या कौन कौन सी राष्ट्रपति में योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और है तीसरा है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य होना चाहिए। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी योग्यताएं हैं। अगले बॉक्स में मैंने कुछ दे रखा है, ये देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र व राज्य के मंत्री लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते, अतः ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होते हैं। जैसे कि कोई उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और केंद्र व राज्य के मंत्री हैं, ये कोई लाभ के पद पे नहीं आते हैं, ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति आराम से बन सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। 50 समर्थक, 50 सांसद या 50 विधानसभा सदस्य विधायक आपके समक्ष आपके जो है उम्मीदवारी पेश करेंगे, आपको उम्मीदवार बनाएंगे, आपके अंडर में रहेंगे, तभी आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को 15,000 रुपये RBI में सुरक्षा धनराशि में जमा करने होते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी के रूप में आप लोग जमा करने होते हैं अगर आप चुनाव लड़ते हैं। आपको जैसे ये आपको बाद में वापस भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति जो होता है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो पहली शर्त होगी, राष्ट्रपति पद के लिए संविधान निम्न शर्तें बताता है। पहली शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी शर्त है वह लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या कहती है कि उसे बिना किराए का भुगतान किए राष्ट्रपति भवन में रहने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चौथी शर्त होती है कि राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं। पांचवी शर्त क्या है? शर्त और अधिकार ये एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों इसमें आप लोगों को मिल जाएगा।
पांचवा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती और न ही राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि 2 महीने पूर्व इसकी सूचना देकर राष्ट्रपति पर सिविल कार्यवाही की जा सकती है। अगर आप राष्ट्रपति पर सिविल कार्यवाही करने वाले हैं तो उन्हें 2 महीने पूर्व सूचित करना जरूरी होता है, उसके बाद आप लोग सिविल कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। हालांकि राष्ट्रपति कभी भी अपने पद से उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, वह यह चुनाव कितने भी बार लड़ सकता है। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये वहाँ का रूल है कि वहाँ पे कोई भी जो पर एक पर्सन है वो सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में क्या होता है, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है जब तक उसे जो है एकल मत द्वारा जो है राष्ट्रपति बनाया जाता रहेगा या वो चुनाव लड़ता रहेगा, तब तक राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी कि राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जा सकता है या उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अभी तक 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। बाकी अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति बना हो। ठीक है, तो बात करते हैं इसके जो है राष्ट्रपति को हम 5 अलग अलग तरीक़ों से हटा सकते हैं या वो हट सकते हैं। उनके हटाने का जो रिक्त करने का प्रोसेस है वो 5 तरीक़ों से है। पहला तरीका है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, अगर उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। दूसरा है इस्तीफा देने पर, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तब हट जाते हैं। तीसरा है मृत्यु होने की दशा में, अगर वो उनका निधन हो जाता है तो अपने पद से हट जाते हैं। चौथा है राष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर देने पर, अगर राष्ट्रपति का चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो उनका पद रिक्त करना पड़ता है। और चौथा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लग जाता है तब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ये कहाँ पर है, ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, और यहाँ पर अभी ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं जिनके अपने कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया है। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद उपरोक्त तरीक़ों से रिक्त होता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, समझ भी गए होंगे, आशा करता हूँ यही। और हाँ, अगर आप सभी को इसका नोट्स चाहिए तो PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लग सकता है। ये वर्णित है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये आरोप का प्रस्ताव कोई भी एक सदन अपने 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ जो है प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले एक नोटिस राष्ट्रपति को देना होता है। उसके बाद पहला सदन ही उस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास करता है। इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन आरोप की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपने सदन में दूसरे सदन में जो है अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। और यदि दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। अतः महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलती है। इस संदर्भ में 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु है संसद के मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरा पॉइंट है कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट देख लेते हैं कि अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के शक्तियाँ या राष्ट्रपति के कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहली है कूटनीतिक शक्तियाँ। इसमें कौन कौन सी आती हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, हालांकि उन पर संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों को अन्य देशों में भेजता है और अन्य देशों से प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं सैन्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति सभी सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की जो है नियुक्ति करता है, वह युद्ध की घोषणा करता है। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। तो भारत का संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की, और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन की, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है वो कैसे कौन कौन सी होती हैं। तो क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत इसकी 5 शक्तियाँ आती हैं। पहली आती है क्षमा, दूसरी लघुकरण, तीसरी विराम, चौथी परिहार और 5वीं प्रविलंबन। अच्छा, क्षमा क्या होता है? अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो समझ लो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है, कोई भी केस या कोई भी मुकदमा इस पर नहीं चलेगा, ना ही फांसी दी जाएगी, ना ही कोई सज़ा दी जाएगी। लघुकरण की शक्ति, अगर लघुकरण राष्ट्रपति ने उसको दे दिया है तो प्रकृति बदल जाएगी और समय नहीं बदलेगा। प्रकृति मतलब अगर किसी दोषी को फांसी दे दी गई है तो फांसी की जगह पर उनको कारावास कर सकता है। ठीक है, और समय नहीं बदलेगा। विराम की अवस्था में क्या होता है? कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, जैसे कि जो हमारे कैदी बीमार हो जाता है या स्त्री है तो गर्भवती आदि दशा में इन्हें जो है कुछ समय के लिए राहत दे दी जाती है। अगली है परिहार। परिहार में क्या होता है? फांसी पर लागू नहीं होता है। परिहार जो शक्ति है ये फांसी पर लागू नहीं होता है। अगर फांसी मिली है तो मिलेगी, प्रकृति नहीं बदलती है जबकि समय बदल जाता है। अगर फांसी मिली है तो फांसी ही होगी, उसका समय बदल सकता है। ठीक है, कि 5 मिनट बाद दे दीजिए भाई, 10 मिनट बाद दे दीजिए, ये हो सकता है। प्रविलंबन के संदर्भ में क्या होता है? रोक लगा देना। प्रविलंबन यानी कि फांसी पर रोक लग जाती है, सज़ा पर रोक लग जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राष्ट्रपति का टोटल समरी जो थी मैंने देख ली कंप्लीट तरीके से। राष्ट्रपति आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, मेन जो चीज़ें थी वो हमने अच्छे से देख ली। ठीक है, मात्र 16-17 मिनट के वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों को पढ़ाया, क्योंकि नोट्स का यही फ़ायदा होता है। अगर मैं कोई बुक या और कहीं से लेकर के बैठता तो इतनी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने इसमें जब नोट्स बनाए थे तो काफ़ी समय लगा था। ठीक है, आगे फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और आगे लगातार नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, PDF अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए। ओके।